जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका उड़ान क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी विद्यार्थी अच्छे तरीके से जानते हैं कि हम एसएससी जीडी के एग्जाम को टारगेट करते हुए ये हमारी एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए T20 सीरीज चली हुई है। मैं विक्रम सिंह आपके लिए रोज ये सीरीज लेकर आता हूं, जिससे कि आप अपने आने वाले जनवरी के अंदर इस एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके, अच्छे से अपनी तैयारी को बना सके, मजबूत कर सके, जिससे कि आने वाला जो एसएससी जीडी का एग्जाम है इसमें आप अपनी एक नौकरी का जो अपना गोल है उसको पूरा कर पाए और अपने माँ बाप का सपना जो है इसको पूरा करें। तो इसीलिए आपकी ये सीरीज चलाई गई है, जिसमें बेहतरीन 20 क्वेश्चन और साथ एक मिसलिनियस बिंदु के ऊपर हम रोजाना डिस्कशन करते हैं, जिसके अंतर्गत आज के उन 20 प्रश्नों के बारे में और साथ ही साथ हमारा एक मिसलिनियस बिंदु जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सबसे पहला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है, और देखिएगा ध्यानपूर्वक आप इसे। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। न्यूयॉर्क शहर किस नदी के तट पर स्थित है? यानी कि ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इज द सिटी ऑफ न्यूयॉर्क सिचुएटेड? यानी कि न्यूयॉर्क शहर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? पोटामेक नदी के किनारे, टाइबर नदी के किनारे, हडसन नदी के किनारे या स्प्री नदी के किनारे जो है स्थित है? तो राइट आंसर इसका गाइज क्या होने वाला है? तो राइट आंसर इसका होगा हडसन नदी। कौन सी नदी के किनारे है? हडसन नदी के किनारे जो है न्यूयॉर्क शहर स्थित है। और आप जानते हैं कि ये न्यूयॉर्क शहर जो है ये कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क शहर जो है ये अमेरिका के अंदर है, यानी कि यूएसए के अंदर है। तो यूएसए के अंतर्गत ये शहर आता है। और यूएसए के बारे में यानी कि अमेरिका की वर्तमान में आपसे पूछ ली जाए राजधानी क्या है, तो वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी अमेरिका की वर्तमान में राजधानी है, जहां पर आपको वर्ल्ड बैंक का जो है हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? वर्ल्ड बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। कहां पे? वाशिंगटन डीसी के अंदर। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट। आज का जो नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जिसके बारे में हमें अध्ययन करना है, देखिएगा अगला प्रश्न। भारत में नवीनतम उच्च न्यायालय कहाँ बनाया गया है? यानी भारत का सबसे नवीनतम उच्च न्यायालय कहाँ पे बनाया गया है? क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि भारत के अंदर वर्तमान में अगर हाई कोर्ट की बात कर लें, वर्तमान के अंदर अगर हम हाई कोर्ट के बारे में बात कर लें, तो वर्तमान में हमारे भारत के अंदर कितने हाई कोर्ट है? वर्तमान के अंदर 25 यानी कि 25 हाई कोर्ट हमारे इंडिया में है। और सबसे नया जो हाई कोर्ट बनाया गया वो तेलंगाना का बनाया गया, सॉरी आंध्र प्रदेश का बनाया गया। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो अलग हुए थे उसी के आधार पर, क्योंकि आंध्र प्रदेश को अलग से एक उच्च न्यायालय की जो है जरूरत पड़ी बनाने के लिए, और वो नया उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश ने बनाया है अमरावती शहर के अंदर। कहाँ पे बनाया है? अमरावती शहर में। और इसी का नाम रखा गया अमरावती उच्च न्यायालय। क्या नाम रखा गया? अमरावती उच्च न्यायालय के नाम से इसे जानते हैं, जो कि भारत का सबसे नवीनतम और कौन से नंबर का है? तो 25वें नंबर का भारत का हाई कोर्ट जो है ये रहेगा। तो राइट आंसर इसका गाइज क्या होने वाला है? सी आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में और देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। देखिएगा अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। असम के अंगू अहतगुरी के अंदर, यानी कि असम में एक जगह है अहतगुरी। इस अहतगुरी में निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? अहतगुरी जगह जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप जानते होंगे बैलगाड़ी के लिए, या बैलगाड़ी दौड़ के लिए, मुर्गी लड़ाई के लिए, बैलों को वश में करने के लिए, या भैंस की लड़ाई के लिए, बेफेलोज फाइटिंग के लिए। तो किसके लिए जो है ये अहतगुरी जो है ये प्रसिद्ध है, जो कि असम राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा गाइज? भैंस की जो लड़ाई होती है, यानी कि भैंसों की जो लड़ाई करवाई जाती है, उसके लिए अहतगुरी नामक जो है असम से संबंधित है और ये फेमस रहेगा, ये प्रसिद्ध रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। असम के बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि असम के अंदर जो है आपको देखने को मिलता है मानस राष्ट्रीय उद्यान, और असम के अंदर ही आपको देखने को मिलता है काजीरंगा नेशनल पार्क।
चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर। संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा निकाय जनसंख्या समस्या से संबंधित है? यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा निकाय है जो कि जनसंख्या समस्या से संबंधित है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा गाइज? तो राइट आंसर होगा इसका UNEPA, UNEPA। और आपको जो है कमेंट बॉक्स में ये बताना है किसके बारे में, इसके बारे में आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि UNEPA की स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना के बारे में आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कौन सा विद्यार्थी सबसे पहले इसका राइट आंसर देता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और देखिए अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत और बांग्लादेश के बीच में एक संयुक्त अभ्यास है? यानी कि भारत और बांग्लादेश दोनों के बीच में कौन सा एक जो है युद्धाभ्यास या संयुक्त अभ्यास जो है वो किया जाता है? खंजर नाम से किया जाता है, प्रबल दोस्तक के नाम से किया जाता है, और संप्रीति के नाम से किया जाता है, या एक्वेरिन के नाम से किया जाता है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा गाइज? भारत और बांग्लादेश के बीच में किया जाता होता है ये अभ्यास, जो कि एक संयुक्त अभ्यास है। और इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा संप्रीति। आप जानते होंगे कि भारत और बांग्लादेश दोनों अपना साझा बाउंड्री शेयर करते हैं, और दोनों भारत व बांग्लादेश दोनों के बीच में 4096 किलोमीटर की क्या है? तो दोनों के बीच में सीमा रेखा है। और यह सीमा रेखा जो है बांग्लादेश जो है जीरो लाइन के नाम से जो है साझा होती है दोनों देशों के बीच में। किसके नाम से? जीरो लाइन के नाम से इस सीमा रेखा को जाना जाता है। अब जीरो लाइन की जगह पे पिछली बार दिल्ली पुलिस में इस प्रश्न को पूछा गया, और ऑप्शन में प्रश्न ऐसे पूछा गया कि जीरो लाइन की जगह पे लिख दिया गया कि शून्य रेखा। शून्य रेखा कौन कौन से देशों के बीच में है? तो ये ध्यान रखना, शून्य का मतलब और जीरो का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो जीरो लाइन या शून्य रेखा कोई सी भी पूछे, भारत व बांग्लादेश के बीच में है। 4096 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो कि भारत के साथ सबसे लंबी जो है बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश, जो कि सबसे ज़्यादा लंबी है 4096 किलोमीटर की। और यह त्रिपुरा को 3 साइडों से घेरे हुए है। और अभी कुछ दिन पहले ही जो है मैत्री सेतु समझौता जो है यह भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ था। तो राइट आंसर इस प्रश्न का गाइज हो जाएगा हमारा सी प्रश्न। सी जो आंसर है ये एकदम सही हो जाएगा। और देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पीली क्रांति का संबंध किस उत्पाद से है? पीली क्रांति के बारे में पूछा गया। तो पीली क्रांति यानी कि येलो रेवोल्यूशन के बारे में कौन से चीज से संबंधित है? पेट्रोलियम उत्पादन से, जूट उत्पादन से, सीड ऑयल यानी कि तिलहन उत्पादन से, और लेदर यानी कि चमड़ा उत्पादन से। तो किससे जो है ये संबंधित है पीली क्रांति, येलो रेवोल्यूशन? तो राइट आंसर इसका क्या होगा गाइज? राइट आंसर हो जाएगा इसका तिलहन से, यानी कि ऑयल सीड से संबंधित है। तिलहन से संबंधित है पीली क्रांति। साथ ही साथ आप याद रखेंगे कि हरित क्रांति, कौन सी क्रांति के बारे में याद रखेंगे? हरित क्रांति के बारे में, क्योंकि ये बहुत बार पेपर में पूछी जाती है। हरित क्रांति जो है, ये हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो गेहूं के उत्पादन से। किससे संबंधित है? गेहूं के उत्पादन से। और हरित क्रांति की शुरुआत भारत के अंदर जो है 1966-67 के अंदर जो है नॉर्मन ई बोरलॉग के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? इंडिया के अंदर किसके द्वारा की गई थी? तो इंडिया के अंदर जो है इसकी शुरुआत करने वाले कौन थे? तो MS स्वामीनाथन। किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर MS स्वामीनाथन के द्वारा। तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन के द्वारा जो है भारत में हरित क्रांति की जो है शुरुआत की गई थी। और विश्व में पूछ ले तो विश्व में नॉर्मन ई बोरलॉग के द्वारा हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी, जो कि मैक्सिको देश में सबसे पहले शुरुआत की गई थी। तो राइट आंसर इसका गाइज हमारा हो जाएगा क्या? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न। और नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रसिद्ध हरिहर मेला यानी कि प्रसिद्ध हरिहर मेला निम्नलिखित में से किस राज्य का है? कौन से राज्य से संबंधित है हरिहर मेला? यानी कि
जो हरिहर मेला है ये किस राज्य से जो है संबंध रखता है, किस राज्य के अंदर जो है ये मेला लगता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा गाइज बिहार के अंदर। कहाँ पे लगता है? बिहार राज्य के अंदर जो है आपको प्रसिद्ध हरिहर मेला जो है ये देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ आप जानते होंगे कि बिहार राज्य जो है, इस बिहार राज्य की बात कर लें तो यह नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री बनाता है। कौन से देश के साथ? नेपाल के साथ क्या बनाता है? तो नेपाल के साथ ये सीमा बनाता है। और साथ ही साथ इस बिहार के बारे में बात कर लें तो बिहार के अंदर जो है एक नदी जिसका नाम है कोसी नदी। कौन सी नदी है? कोसी नदी जो है, ये कोसी नदी क्या लेकर आती है? तो बिहार के अंदर ये नदी लेकर आती है बाढ़। क्या लेकर आती है? बाढ़ जो है इसका कारण बनती है बिहार में कौन सी नदी? तो बिहार के अंदर जो है बाढ़ लेकर आती है ये नदी, जिस नदी का नाम है कोसी नदी। और यह कोसी नदी किसकी सहायक नदी है? तो कोसी नदी जो है ये गंगा नदी की क्या है? गंगा नदी की एक सहायक नदी है। किसकी सहायक है? गंगा नदी की एक सहायक यानी कि एक ट्रिब्यूटरी है, जो कि गोसाई धाम से नेपाल से 7 धाराओं के रूप में निकल कर आती है, बिहार के अंदर बाढ़ लेकर आती है। इसी कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है, यानी कि बिहार के अंदर जो है सोरो ऑफ बिहार के नाम से भारत में इसे जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बागुरुम्बा किस राज्य का नृत्य है? बागुरुम्बा जो नृत्य है ये कौन से राज्य से संबंधित है, किस राज्य से संबंध रखता है, इस राज्य के बारे में आपसे पूछा गया। तो राइट आंसर इसका क्या होगा गाइज? असम राज्य जो है इस असम राज्य से संबंधित है। बागुरुम्बा जो नृत्य है, जो कि एक डांस है, ये असम राज्य से संबंधित है। और आप अच्छे से जानते हैं कि असम राज्य जो है, इस असम राज्य के अंदर आपको देखने को मिलेगा, अभी मैंने बताया आपको कि मानस नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क। और आप अच्छे से जानते हैं कि मानस और काजीरंगा नेशनल पार्क असम के अंदर है। काजीरंगा जो है यह एक सींग वाले गेंडे, किसके लिए? एक सींग वाले गेंडे के लिए जो है ये प्रसिद्ध है। तो एक सींग वाले गेंडे के लिए कौन सा नेशनल जो है पार्क फेमस है? तो उस नेशनल पार्क का नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क। असम के अंदर ही आपको देखने को मिल जाएगा, आपको असम के अंदर देखने को मिलेगा मिकीर पहाड़ी, मिकीर पहाड़ी, और साथ ही साथ आपको असम में देखने को मिलेगा बारेल पहाड़ी। तो ये दोनों पहाड़ियां भी कहां पे मिलेंगी? असम राज्य में मिलेंगी। साथ ही साथ असम राज्य के अंदर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जिसका नाम है माजुली नदी द्वीप, माजुली नदी द्वीप जो है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये भी आपको कहां पे देखने को मिलेगा? तो ये भी असम राज्य से संबंधित होगा, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिएगा, मैं कहता हूं विद्यार्थी आप इस सीरीज को ज्वाइन करें, और इस सीरीज के माध्यम से मैं गारंटी से आपको ये विश्वास दिला सकता हूं कि आप एसएससी जीडी का जो आपका एग्जाम होगा इसके अंदर आप अच्छे से अपना परचम लहराएंगे। और मैं तो विश्वास ही नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि आप अच्छे से अगर ये सीरीज भी कर लेते हैं तो 20 क्वेश्चंस में से लगभग आप जो है, मेरे हिसाब से मेरा अनुमान ये है, मेरा आज तक का जो एक्सपीरियंस जो है एग्जाम्स एसएससी के तहत या जितने भी एग्जाम्स दिए हैं, क्योंकि कल का जो हमारा सेकंड ग्रेड का जो दोनों शिफ्ट का जो पेपर हुआ था, जिसमें फर्स्ट शिफ्ट में सेकंड ग्रेड का और सेकंड शिफ्ट में पहला जीके का पेपर हुआ था, जो कि सभी का ओरली एक सेम पेपर आता है, लेकिन उसके बाद में सब्जेक्टली पेपर होता है। उस सब्जेक्टली पेपर में भी हमारे पढ़ाए हुए प्रश्न एजिटीज पेपर में जो है आपको देखने को मिले हैं। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने अगर सेकंड ग्रेड का पेपर उसके घर में से किसी ने दिया है या आप में से किसी ने दिया है, तो आपने उस पेपर में देखा होगा कि जितना भी मटेरियल हम यहाँ पे इस उड़ान क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर करवा रहे हैं,
वो सारा का सारा मैटर जो है आपको पेपर में एज इट इज जो है पूछा गया है। तो कम से कम यार एक इतना लाइक तो बनता है क्लास के लिए। अगर हम आपके लिए इतना बेहतर कर रहे हैं तो आप भी कुछ जो है हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और अपनी तैयारी के अंदर आप जुटे रहें। और साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अपने साथियों में अगर आप शेयर करते हैं तो और भी विद्यार्थी यहाँ पे जुड़ते हैं और उनका भी आप भला करते हैं। जिससे कि अगर आप किसी का भला करेंगे तो आपने कहावत सुनी होगी कि कर भला होत भला, यानी कि जिसका भला करेंगे तो उस हमारा भी साथ साथ क्या होगा, भला होगा। ठीक है, तो देखिएगा कानबेलिया या कालबेलिया किस राज्य की नृत्य शैली है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रश्न और बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न कि कालबेलिया लोक नृत्य या राज्य नृत्य किस राज्य से संबंधित है नृत्य शैली। तो आप अच्छे से जानते होंगे कि राजस्थान राज्य जो है, इस राजस्थान राज्य से संबंधित है कालबेलिया लोक नृत्य, जो कि राजस्थान राज्य के अंदर वर्तमान में सीएम के बारे में बहुत बार पेपर में आया है कि इसका सीएम, क्योंकि यहाँ पे एक विवाद बना हुआ है सीएम पद के लिए, जो कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के मध्य एक डिस्प्यूट है। कभी चर्चा के अंदर अशोक गहलोत के ऊपर हावी हो जाते हैं सचिन पायलट, इसीलिए ये गर्मी का मुकाबला है। इसी कारण से यहाँ पे सीएम का नाम पूछा जा रहा है और यहाँ के वर्तमान जो सीएम है उसका नाम है अशोक गहलोत। कौन है? अशोक गहलोत जो है यहाँ से वर्तमान में क्या है, सीएम है। और साथ ही साथ यहाँ से अगर गवर्नर आपसे पूछ लिया जाए तो गवर्नर यहाँ से कौन है, तो गवर्नर का नाम है कलराज मिश्र। कलराज मिश्र जो है यहाँ से क्या होंगे, तो यहाँ से गवर्नर होंगे, राज्यपाल होंगे। साथ ही साथ आप राजस्थान से जानते होंगे कि राजस्थान राज्य जो है इसके अंदर एक झील है जिसका नाम है सांभर झील। कौन सी झील है? सांभर झील आपको देखने को मिलेगी। और यही सांभर झील नमक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो कि राजस्थान राज्य के अंदर जो है स्थित है। साथ ही साथ आपको राजस्थान के अंदर एक पहाड़ी जो है अरावली पर्वत श्रेणी का नाम आपने सुना होगा। अरावली पर्वत श्रेणी का 80% यानी कि 80% से भी ज्यादा, यानी कि मोर देन 80% से भी ज्यादा जो एरिया है वो किसके अंतर्गत आता है, तो वो एरिया आता है राजस्थान के अंतर्गत। और राजस्थान में ही उसकी एक सबसे ऊंची पर्वत चोटी जिसका नाम है गुरु शिखर। इस गुरु शिखर की बात कर ले तो गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई है 17-22 मीटर। कितनी ऊंचाई है? 17-22 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। और यह राजस्थान के सिरोही जिले के अंदर माउंट आबू नामक जगह पर आपको देखने को मिलेगी। राजस्थान राज्य की राजधानी जिसका नाम है जयपुर, और इसी जयपुर को बोला जाता है पिंक सिटी। इसे कहते हैं क्या? पिंक सिटी के नाम से आप इसे जानते हैं। तो ये भी प्रश्न पेपर में आया हुआ है, तो याद रखेंगे इन सारे के सारे प्रश्नों को। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो कि आज का अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। एक सूचना और मैं आपको दे देता हूं, आप ध्यान से देख लीजिएगा। मैंने आपको कल नहीं परसों, क्योंकि कल का तो हमारा ऑफ था, तो परसों मैंने आपको बताया था कि करंट अफेयर्स की सीरीज आपकी आने वाली है। किसकी? करंट अफेयर्स की, क्योंकि 2 मंथ हम कवर कर चुके हैं, सितंबर और अक्टूबर। ठीक है, तो अब हमारा जो आएगा ये फरवरी मंथ का आएगा। कौन से महीने का आएगा? फरवरी मंथ का। जैसे जैसे टाइपिस्ट जो है प्रश्नों को टाइप करता रहेगा वैसे वैसे प्रश्न आपके लिए आते रहेंगे। ठीक है, कोशिश ये रहेगी कि हर सप्ताह के अंदर 3 या कम से कम 2 और अधिक से अधिक 3 महीने जो है आपके पूरे करवाए जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद में एक मैराथन क्लास भी होगी जिसमें पूरे के पूरे 1 साल का जो आपका 2022 है इसका पूरा का पूरा जो है आपको एक वीडियो मिल जाए, जिससे कि आप अच्छे से उसके बारे में प्रश्नों का एनालिसिस कर सके। ठीक है, तो ये आपका फरवरी महीने का करंट अफेयर्स आएगा, जो कि एक फास्टली रिवीजन सीरीज होगी आपके लिए। ठीक है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, एज इट इज आंसर लगे हुए मिलेंगे, एक्सप्लेन विद साथ में मिलेंगे। ठीक है, तो अब एक बार इस चैनल को जिस भी भाई या बहन ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी उड़ान क्लासेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है। ठीक है, चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न ये रहा।
मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? सातवां जो वेतन आयोग है इसके अध्यक्ष कौन है? तो सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में छपेगा भाई साहब। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या होने वाला है? अशोक कुमार माथुर। क्या होने वाला है? अशोक कुमार माथुर जो है ये वर्तमान में सातवें वेतन आयोग के क्या है? अध्यक्ष है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिएगा, काले धन से किस समिति का संबंध है? काला धन जिसे आपने सुना होगा ना कि मोदी जी बार बार बोलते थे कि ब्लैक मनी को वाइट करने वाले हैं, उसके आधार पर जो है काला धन की जो समिति बनाई गई थी उस समिति का संबंध है, यानी कि उस समिति से कौन सा आदमी जो है संबंधित है? MB शाह समिति है, अरविंद पनघड़िया समिति है, सचिन तेंदुलकर समिति है, या गाडगिल समिति है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर इसका होने वाला है MB शाह समिति। क्या होगा? MB शाह समिति जो है इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न देख लीजिएगा ध्यानपूर्वक। देखो ये रहा अगला प्रश्न, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, आराम से पढ़े इस प्रश्न को। किस राज्य सरकार ने महिला उद्यमियों को मजबूत करने के लिए लड़कियों को 5 लाख रुपए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए तेजस्वी योजना शुरू की है? ध्यान से सुनना भाई साहब, तेजस्वी योजना की शुरुआत किसने की है? तो इसकी शुरुआत करने वाला जो है आपसे पूछा गया किस राज्य के द्वारा जो है तेजस्वी योजना की महिलाओं के यानी कि लड़कियां जो होती हैं उनको महिला उद्यमियों को मजबूत करने के लिए लड़कियों के लिए 5 लाख रुपए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए तेजस्वी योजना ये चलाई गई है। और ये किस से संबंधित है, किसके द्वारा यानी कि शुरुआत की गई है? तो इसकी शुरुआत की गई है जम्मू कश्मीर के द्वारा। किसके द्वारा शुरुआत की गई है? जम्मू कश्मीर के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई है। और आप अच्छे से जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल जो है उसका नाम है मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा वर्तमान के अंदर जो है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है। और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है, और जम्मू कश्मीर की जो कैपिटल है श्रीनगर। श्रीनगर यह कौन सी नदी के किनारे है? तो यह झेलम नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे? झेलम नदी के किनारे है श्रीनगर शहर। और श्रीनगर शहर किसने बसाया था? तो श्रीनगर शहर जो है ये अशोक के द्वारा यानी कि सम्राट अशोक के द्वारा जो है इस श्रीनगर शहर को बसाया गया था, जो कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर की राजधानी है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और देखिएगा अगला प्रश्न, चांगलो किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? चांगलो किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो चांगलो कौन से राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? मणिपुर का है, मिजोरम का है, नागालैंड का है, या सिक्किम का है? तो चांगलो लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो राइट आंसर इसका हमारा होने वाला है सी आंसर, नागालैंड। यानी कि नागालैंड जो है यहाँ पे चांगलो नाम से एक प्रसिद्ध नृत्य जो है किया जाता है यहाँ के लोगों के द्वारा, जिसे चांगलो के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये चांगलो ऐसे नाम जो है भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में ही आपको देखने को मिलते हैं। और ज्यादातर आपसे अगर नृत्य पूछेगा तो पूर्वोत्तर राज्य जो 7 सिस्टर्स के नाम से आप जिन्हें जानते हैं, ज्यादातर उन्हीं से पूछने की जो है संभावनाएं होती है, क्योंकि उन्हीं के बारे में आपको जो है थोड़ा सा सस्पेंस बनता है, सस्पेंस क्रिएट होता है, इसीलिए वहां से भी जो है आपसे पूछा जा सकता है। और मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूं आज इस क्लास में कि हमारा जो है एसएससी जीडी के अंदर जो है हिंदी भी पूछी जाएगी। ठीक है, हिंदी भी एसएससी जीडी के अंदर आएगी। अगर आप कहेंगे तो हिंदी की भी एक सीरीज यानी कि जिसमें अगर हम बात कर ले, एक में आपसे पूछा जाएगा विलोम शब्द, ठीक है, एक आपसे पूछे जाएंगे पर्यायवाची, और एक आपने सुना होगा कि यहाँ पे शुद्ध अशुद्ध का, रिक्त स्थान का, समानार्थी शब्द और अनेकार्थी शब्द जो है इनके बारे में
जो है एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ऐसे भी, और वाक्य त्रुटि वाले, ऐसे प्रश्न आपसे ज्यादा पूछे जाएंगे क्योंकि SSCGD में जो हिंदी का सिलेबस है वो यही है। तो इन सब के लिए अगर आप कहेंगे तो हम एक सीरीज चला दें जिसमें एक दिन आपका पूरा का पूरा विलोम शब्द पूरा करवा दिया जाए, फिर उसके बाद में एक दिन आपको पूरे के पूरे जो है समझा दिए जाए और करवा दिए जाए पर्यायवाची, फिर एक दिन आपको पूरे शुद्ध अशुद्ध वाक्य करवा दिए जाए, और फिर एक दिन अनेकार्थी शब्द करवा दिए जाए। इन सब के बारे में हम डिस्कशन कर लें अगर आप कहेंगे तो एक एक लेक्चर आपके लिए उसका भी रखा जा सकता है, क्योंकि आपके लिए हम इतना कर रहे थे और भी करने में हमें कोई जो है दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो यही उपलब्धि हमारे लिए बहुत बड़ी होगी। ठीक है, इसीलिए अगर आप कहें, अगर आप चाहते हैं कि हिंदी की ये सीरीज आपकी शुरू हो तो आप कमेंट बॉक्स में इस चीज़ को जो है लिख डालें और बता दें कि जो है हिंदी वाली सीरीज भी हमें शुरू करनी है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य ने प्रतिवर्ष इको रिट्रीट फेस्टिवल मनाया जाता है, यानी कि कौन सा राज्य है भारत का जिसके अंदर प्रत्येक वर्ष जो है इको रिट्रीट जो है फेस्टिवल मनाया जाता है, ये त्योहार मनाया जाता है। तो कौन से राज्य के अंदर जो है ये मनाया जाता है? राइट आंसर होगा इसका गाइज उड़ीसा। क्या होगा? उड़ीसा के अंदर ये मनाया जाता है। और उड़ीसा के बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि उड़ीसा के वर्तमान सीएम कौन है। तो वर्तमान में उड़ीसा का जो सीएम है उसका नाम है नवीन पटनायक। नवीन पटनायक जो है वर्तमान में उड़ीसा के क्या है, तो उड़ीसा के वर्तमान में सीएम है। और उड़ीसा के वर्तमान में गवर्नर आपसे पूछ लिए जाए तो गवर्नर का नाम क्या है, तो गवर्नर का नाम है गणेशी लाल। वर्तमान में उड़ीसा के राज्यपाल है। उड़ीसा के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा कोणार्क का सूर्य मंदिर। और कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, इस कोणार्क के मंदिर को या सूर्य मंदिर को ही नाम दिया जाता है या इसे ही कहा जाता है ब्लैक पैगोडा। ब्लैक पैगोडा के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ब्लैक पैगोडा भी किसे कहते हैं? कोणार्क के सूर्य मंदिर को कहा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हमारा क्या हो जाएगा गाइस? इको रिट्रीट फेस्टिवल के लिए उड़ीसा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। देखिएगा, ओडिशा के एक लोक नृत्य का प्रकार, ओडिशा का एक लोक नृत्य जिसका प्रकार है रणप्पा। रणप्पा जो लोक नृत्य जो है ये उड़ीसा में किया जाता है, ये भी याद रखना है क्योंकि प्रश्न में से भी आपके लिए प्रश्न बनाकर भेज सकता है। तो उड़ीसा में रणप्पा लोक नृत्य कहाँ से हो गया? उड़ीसा से हो गया। रणप्पा नृत्य का जो प्रकार है वो उड़ीसा राज्य से संबंधित है और वो उड़ीसा में भगवान ... के जीवन चरित्र के रूप में माध्यम से दर्शाया जाता है। यानी कि कौन से भगवान के जीवन चरित्र के माध्यम से इसको दर्शाया जाता है? तो श्री कृष्ण भगवान होंगे, हनुमान जी होंगे, इंद्र भगवान होंगे या राम के लिए। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? तो राइट आंसर इसका गाइज होने वाला है श्री कृष्ण भगवान। श्री कृष्ण भगवान जो है इसका रणप्पा लोक नृत्य जो है इसके जीवन चरित्र के माध्यम से इसको दर्शाया जाता है, जो कि कौन से राज्य से संबंधित है? जो संबंधित है हमारे उड़ीसा राज्य से, जो कि हमारे भारत के अंदर कोणार्क मंदिर के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और उड़ीसा के ही अंदर आपको देखने को मिलेगा उड़ीसा का एक तट जिसके कहते हैं उत्कल का तट। उड़ीसा के तट को क्या कहा जाता है? उत्कल तट के नाम से आप जानते हैं। और उड़ीसा राज्य जो है इसी में पाराद्वीप बंदरगाह आपको देखने को मिलेगा, जहां से भारत सबसे ज्यादा लौह अयस्क जापान को निर्यात करता है। और साथ ही साथ उड़ीसा के अंतर्गत आपको एक चीज और देखने को मिलेगी कि उड़ीसा राज्य जो है, इस उड़ीसा राज्य में व्हीलर द्वीप है, जो कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर जिसका नाम रखा गया, जो कि भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। और भारत का मिसाइल मैन के नाम से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जाना जाता है, जिनको हम हर एक परीक्षण के आधार पर भी उन्हें याद करते हैं, क्योंकि आप अच्छे से ये जानते हैं कि हमारा जो
अभी अग्नि 5 मिसाइल का जो हमने सफलतापूर्वक परीक्षण जो है 15 से 16 दिसंबर को जो किया है, इस अग्नि 5 परीक्षण के लिए भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को याद किया गया कि उन्हीं की ये सौगात है जो कि डीआरडीओ के द्वारा ये किया गया है और 7000 किलोमीटर तक जो है इसने मार की है। और चाइना भाई साहब इस बात से बौखलाया हुआ है और चाइना ये कह रहा है कि ये भारत पता नहीं क्या करता है और क्या कहता कुछ है और करता कुछ और है। तो हम भारतीयों से आजकल चीन के लोग या विदेश में जितने भी जो बाहर के जो देश है, बड़े बड़े देश जो अपने आप को महाशक्ति कहते हैं, वो आज भारत के नाम से जो है थर्राते हैं, कांपते हैं। आप अच्छे से ये जानते होंगे कि जो 8 से 9 दिसंबर को हमारे तवांग क्षेत्र के अंदर 8-9 दिसंबर को जो तवांग क्षेत्र के अंदर हमारे घुसपैठ जो चाइना करने की कोशिश कर रहा था और उसको मुंहतोड़ जवाब भारत के द्वारा दिया गया और इतनी बुरी तरीके से उसकी सेना की पिटाई हुई कि आज वो खुद अखबार में ये कटिंग निकलवाता है कि भारतीयों ने हमारी सेना को पीटा, हमारे क्षेत्र में घुसपैठ की। इसीलिए आप कम से कम ये तो जान सकते हैं कि भारत के अंदर इतनी सामर्थ्य, इतना शक्ति जो है, आज भारत अपने शक्तिशाली हो चुका है कि चीन की सेना को बहुत बुरी तरीके से पीटा और साथ ही साथ चीन के लोग, ये चीन के जो विदेश मंत्री हैं उनके द्वारा ये ट्वीट किया जा रहा है कि भारत की सेना ने चीन के अंदर घुसपैठ करने की कोशिश की। कम से कम आज हमने जो है ये चीज़ तो सुन ली कि घुसपैठ करने की कोशिश भी हमारे भारत ने चाइना के अंदर कर डाली है। तो ये भी याद रखना आप, बहुत अच्छे से यहाँ से प्रश्न बनने वाला है करंट अफेयर्स का। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा, बेहतरीन प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय शांति पुरस्कार के अंतर्गत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है? महात्मा गांधी जी के बारे में जो है या उनके गांधी जी के ऊपर जो शांति पुरस्कार जो है नाम से दिया जाता है, महात्मा गांधी शांति पुरस्कार, इसके अंदर कितनी राशि जो है आपको दी जाती है? जो जिसको ये पुरस्कार मिलता है, 2.5 करोड़ मिलते हैं, 50 लाख मिलते हैं, 1 करोड़ मिलते हैं, 2 करोड़ मिलते हैं। तो राइट आंसर होगा गाइज इसका 1 करोड़ रुपए जो है इस पुरस्कार के अंदर दिए जाते हैं जिस भी व्यक्ति को यह पुरस्कार मिलता है। और महात्मा गांधी जी के बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि सत्य और अहिंसा, इनका प्रमुख नारा कौन सा था? सत्य व अहिंसा जो है ये महात्मा गांधी का प्रमुख नारा था। तो सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। और महात्मा गांधी जी से एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जो है 9 जनवरी 1915 के अंदर भारत में आए थे और इसी कारण से 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस या प्रवासी भारतीय डे जो है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। 2003 से इसकी शुरुआत की गई थी। नेशनल जो है प्रवासी या राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के बारे में, प्रवासी भारतीय डे के बारे में, जिसे एनआरआई डे के नाम से भी आप जानते हैं। तो राइट आंसर इस प्रश्न का हमारा गाइज सी होने वाला है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस प्रश्न के बारे में ध्यान पूर्वक सुनिएगा। साजो किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? साजो जो है ये कौन से राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, फेस्टिवल है? तो साजो कौन से राज्य से संबंधित होगा? आप अच्छे से जानते हैं हिमाचल प्रदेश जो है, हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर होने वाला है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो है इसके अंतर्गत आप अच्छे से जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में अभी चुनाव हुए हैं और उन्हीं चुनावों के अंदर जो है कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार बनाई है। मांडविया जी यहाँ के वर्तमान में सीएम बने हैं और मांडविया जी की आज के अखबार की कटिंग ये है कि मांडविया जी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। भाई साहब क्या हो चुके हैं? कोरोना पॉजिटिव जो है मांडविया जी हो चुके हैं। तो ये ध्यान रखना, कोरोना ने दोबारा से दहशत देना शुरू कर दिया है। इस चीज के बारे में आप अच्छे से जानते हैं क्योंकि चाइना के अंदर कोरोना इतनी भयंकर तरीके से दोबारा से बढ़ चुका है। तो ये भी थोड़ा सा आप याद रखिएगा कि कोरोना से पॉजिटिव हो चुके हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री मांडविया साहब।
जो कि हिमाचल के वर्तमान में एट प्रेजेंट सीएम है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के अंदर आप अच्छे से जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश ने ही नारी को सम्मान योजना, नारी को सम्मान योजना जो है ये किसके द्वारा शुरू की गई है? तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा जो है नारी को सम्मान योजना शुरू की गई है। और हिमाचल प्रदेश की ही दूसरी राजधानी आपको धर्मशाला के नाम से देखने को मिलती है हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत। और हिमाचल प्रदेश में ही आप अच्छे से जानते हैं कि कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी, लाहुल घाटी ये देखने को मिलेगी। और हिमाचल प्रदेश में आपको बड़ा लाचाला दर्रा, रोहतांग दर्रा और सिपकिला दर्रा देखने को मिलते हैं, जिसमें आप सिपकिले दर्रे के बारे में अच्छे से जानते होंगे कि उससे सतलुज नदी भारत के अंदर प्रवेश करती है। और बड़ा लाचाला दर्रे से चिनाब नदी निकलती है, रोहतांग दर्रे से रावी नदी निकलती है। ये आपको याद रखना है क्योंकि यहां से प्रश्न जो है बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। चलिए आज का मिसलीनियस बिंदु, भाई साहब खतरनाक प्रश्न, खतरनाक आदमी के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, बहुत ही खतरनाक आदमी था ये, जो भारत में आने वाला सबसे पहला मुस्लिम आदमी था आक्रमण करने वाला। यानी कि मोहम्मद बिन कासिम की बात कर ले तो मोहम्मद बिन कासिम जो है ये अल हजाज का सेनापति था। किसका? अल हजाज का। अल हजाज का क्या था भाई साहब? ये अल हजाज का सेनापति हुआ करता था। तो अल हजाज का सेनापति था। भारत में क्यों आया भाई? ये क्या जरूरत पड़ी इसको भारत में आने की? क्योंकि भारत में आप अच्छे से जानते हैं कि भारत के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर जो है शासन कर रहा था कौन? ये तो इंडिया के अंदर भाई साहब शासन कर रहे थे दाहिर। सिंध का जो क्षेत्र है इसके अंदर जो है दाहिर नाम का राजा जो है ये शासन कर रहा था, जो कि एक ब्राह्मण वंश का राजा था। ब्राह्मण वंश से संबंधित था, ब्राह्मण वंश का एक राजा था। और इसी दाहिर ने अल हजाज के, जो कि बगदाद का राजा था अल हजाज, इसके व्यापारिक जहाजों को बंदी बना लिया था। इसी कारण से इसे दाहिर ने दाहिर जो है इसी के ऊपर आक्रमण करने के लिए मोहम्मद बिन कासिम को भेजा गया था। और यही मोहम्मद बिन कासिम भारत में आया था 712 ईस्वी में। कब आया था? 712 ईस्वी में भारत आया। कब आया? 712 ईस्वी में भारत आया। और भारत आकर के इसने किसके ऊपर अटैक किया? तो आप अच्छे से जानते हैं कि इसने भारत में आकर के और किसके ऊपर अटैक किया था? तो अटैक किया था इसने किसके ऊपर? दाहिर के ऊपर। किसके ऊपर अटैक किया था? दाहिर के ऊपर अटैक किया था, आक्रमण किया था। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। और आकर के दाहिर के ऊपर अटैक करके और दाहिर को क्या कर दिया? हराया। और हराकर दाहिर की क्या कर डाली? हत्या कर डाली, दाहिर को मार डाला। और दाहिर की ही दो बेटियां थी, जिसमें एक का नाम था सूर्य देवी, एक का नाम था निर्मला देवी। दोनों को यहां से अगवा किया, किडनैप किया, यहां से उठाया और पहुंचा दिया किसके पास? अल हजाज के पास। और अल हजाज के दोनों बेटों से ही उनका निकाह करवा दिया गया, उनका ब्याह करवा दिया गया। साथ ही साथ फिर बात कर ले कि जैसे ही डोमिनेंस मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पे अपना जमा चुका था, तो अब मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पे आदेश दिया यहाँ की जनता को और कहा कि या तो सिंध की जनता एक साथ अपने आप को जो है इस्लाम कबूल कर ले, अन्यथा अगर वो इस्लाम कबूल नहीं करती है तो उन सबको एक टैक्स देना होगा। और उसी टैक्स का नाम है जजिया कर। तो भारत में सबसे पहले जजिया कर लगाने वाला भी कौन हुआ है? तो मोहम्मद बिन कासिम हुआ है, जिसने भारत में सबसे पहले क्या लगाया? जजिया कर लगाया था। और साथ ही साथ बात कर ले कि मोहम्मद बिन कासिम जो है इसी के द्वारा भारत में सबसे पहले लाए गए थे अरबी घोड़े। तो भारत में अरबी घोड़े भी सबसे पहले कौन लेकर आया था? तो अरबी घोड़े भारत में लेकर आया था सबसे पहले कौन? मोहम्मद बिन कासिम लेकर आया था। और मोहम्मद बिन कासिम के बारे में ही आप अच्छे से ये जानते होंगे कि मोहम्मद बिन कासिम जो है यह मोहम्मद बिन जो कासिम है, यहां से प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो है भारत के अंदर भारत की दो पुस्तकों का अनुवाद जो है अरबी भाषा में करवाया गया, जिसमें एक पुस्तक का नाम है
पंचतंत्र। पंचतंत्र पुस्तक जिसके लेखक का नाम है विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई, इसका अरबी भाषा में अनुवाद करवाया गया कालीला वादिमना के नाम से। और एक पुस्तक और है जिसका नाम है चरक संहिता, जिसके लेखक का नाम है चरक। इस पुस्तक का अरबी भाषा में अनुवाद करवाया गया। गाइज, अगर यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया, अगर आप मोहम्मद बिन कासिम के बारे में डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो अपने टेलीग्राम, अपना जो ये चैनल है, इस उड़ान क्लासेज के यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के, और प्लेलिस्ट में जो हिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर आप हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर के देखिएगा। बहुत अच्छे से डिटेल में यहाँ से जो है आपको समझाया गया है, विद मैपिंग आपको समझाया गया है, आप उसे भूल ही नहीं सकते। तो आप इसे भी जाकर देख लें, क्योंकि हिस्ट्री की एक बढ़िया सीरीज आपके लिए करवाई गई है। और भी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जैसे इंडियन ज्योग्राफी की बनी हुई है, हिस्ट्री की बनी हुई है, और भी प्रश्नों की बनी हुई है, उन सबको भी जो है अध्ययन कर ले साथ साथ, जिससे कि आपको कहीं भी किसी भी जो है कठिनाई का सामना ना करना पड़े। आज के सेशन में हम यहीं तक रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से आप अपनी तैयारी को जो है लगातार जो है करने में या मजबूत बनाने में लगे होंगे। तो आज के सेशन में हम यहीं तक बात करेंगे। आप खुश रहें, आबाद रहें, धन्यवाद।